कश्मीर मसले पर पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक। आज बैठक से पहले जम्मू में महबूबा मुफ्ती के खिलाफ डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन। पाकिस्तान वाले बयान को लेकर हो रहा विरोध। गुजरात के सूरत पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। आज कोर्ट में होगी पेशी। मोदी सरनेम पर टिप्पणी का है आरोप। देश भर में टीकाकरण का अभियान जारी। बिहार कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने उठाए सवाल। बढ़ते तेल के दामों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना में बढ़ी टेंडर जमा करने की आखिरी तारीख। अब 14 जुलाई तक जमा होगी बोली। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। तक विकास पहुंचाने में सामर्थ्य रखता है जहां इसकी अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। खेल से जुड़ा जो हमारा कुटीर उद्योग है, जो हमारी कला है, जो हमारे कारीगर हैं, वो गांव, गरीब, दलित, आदिवासी समाज में बड़ी संख्या में है। हमारे ये साथी बहुत सीमित संसाधनों में हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति को अपनी बेहतरीन कला से निखार कर अपने खिलौनों में ढालते रहे हैं। इसमें भी विशेष रूप से हमारी बहनें, हमारी बेटियां बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं। खिलौनों से जुड़े सेक्टर के विकास से ऐसी महिलाओं के साथ ही देश के दूर दराज इलाकों में रहने वाले हमारे आदिवासी और गरीब साथियों को भी बहुत लाभ होगा। लेकिन ये तभी संभव है जब हम अपने लोकल खिलौनों के लिए वोकल होंगे। लोकल के लिए वोकल होना जरूरी है और उनको बेहतर बनाने के लिए, ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हर स्तर पर प्रोत्साहन देंगे। इसके लिए इनोवेशन से लेकर फाइनेंसिंग तक नए मॉडल विकसित करना बहुत जरूरी है। हर नए आइडिया को इंक्यूबेट करना जरूरी है। नए स्टार्टअप को कैसे प्रमोट करें और खिलौनों की पारंपरिक कला को, कलाकारों को कैसे नई टेक्नोलॉजी, नई मार्केट डिमांड के अनुसार तैयार करें, यह भी आवश्यक है। टॉयकैथॉन जैसे आयोजनों के पीछे यही सोच है। साथियों, सस्ता डेटा और इंटरनेट में आई तेजी आज गांव-गांव तक देश को डिजिटली कनेक्ट कर रही है। ऐसे में फिजिकल खेल और खिलौनों के साथ साथ वर्चुअल, डिजिटल, ऑनलाइन गेमिंग में भी भारत की संभावनाएं और सामर्थ्य दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन जितने भी ऑनलाइन या डिजिटल गेम्स आज मार्केट में उपलब्ध हैं, उनमें से अधिकतर का कंसेप्ट भारतीय नहीं है। हमारी रुक करेंगे अब खबरों का। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत बनाए जा रहे कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट के 3 नए कार्यालय भवनों के लिए बोली जमा करने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है और इसके तहत अब 14 जुलाई तक बोली जमा की जा सकेगी और उन्हें उसी दिन खोला भी जाएगा। इससे पहले इसके लिए आखिरी तारीख 23 जून तय की गई थी। सीपीडब्ल्यूडी ने बताया है कि बोलियां जमा करने और तकनीकी बोलियां खोलने की अंतिम तारीख प्रशासनिक कारणों की वजह से बढ़ाई गई है। पिछले महीने सीपीडब्ल्यूडी ने राजपथ के साथ आम केंद्रीय सचिवालय के तहत 3 नए कार्यालय भवनों के लिए 3,269 करोड़ रुपए की लागत से बोलियां आमंत्रित की थी और 139 करोड़ रुपए 5 साल के रखरखाव के लिए अलग रखे गए थे।
बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल को सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों की प्रगति के बारे में अवगत कराया गया और ये तीनों नए भवन उसी जगह पर बनाए जाएंगे जहां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र स्थित है और सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत नया संसद भवन, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे राजपथ के चौड़ीकरण, प्रधानमंत्री के लिए नए आवास ऑफिस और राष्ट्रपति के लिए नए इंक्लेव का निर्माण किया जाना है। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा है कि वो घरों तक पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं और घर घर राशन देने की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। केंद्र सरकार पूरे देश के कोने कोने में भेज रही है। वहां पर ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली की समतल धरती के ऊपर एक स्कूल के वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर वैक्सीन नहीं पहुंचा पा रहे और इनके अफसर उसके बगल वाले स्कूल का नाम देते हैं, वहां पर भी वैक्सीन नहीं पहुंचा पा रहे। जो कि वैक्सीन नहीं पहुंचा पा रहे महामारी के चलते, वो राशन पहुंचाएंगे। आपको ऐसा लगता है जो दिल्ली के लोगों के घर में पानी का पाइप नहीं बिछा पाए और साउथ एक्सटेंशन, ग्रेटर कैलाश, सीआर पार्क जैसी टैक्स पेयर्स की कॉलोनी जिनके बलबूते पर दिल्ली चलती है, उनको पीने का पानी 4-4 महीने से नहीं पहुंचा पा रहे, वो लोगों को राशन घर में पहुंचाएंगे। ये फर्जीवाड़ा करने के लिए जो योजना बनाई है, केंद्र सरकार के राशन को चोरी चकारी करने का जो काम आप करना चाहते हैं, उस पर रोक लगाई गई है। आप बताइए, सीएजी ने जब आपको बताया कि यहां पर ऑटो के नंबर गाड़ी के नंबरों की जगह दिए हुए हैं और सब जगह जीपीएस लगना चाहिए जो फेयर प्राइस शॉप की दुकानों के लिए राशन की गाड़ियां चलती हैं, आपने लगवाया है। ऐसे नहीं है। हमारी लड़ाई राष्ट्र विरोधी ताकतों से है। अब राष्ट्र विरोधी ताकतें दशानन के 10 सिरों के माफिक भी आए या 1000 चेहरे बदल के आए, हमें पता है कि उस प्रेतात्मा किन किन लोगों में बसती है। अगर आप ममता बनर्जी का साथ देना चाहते हैं तो आप उन सब महिलाओं के खिलाफ बात कर रहे हैं जिनका बलात्कार हुआ है, उन सब दलितों के खिलाफ है जिनके घर जलाए गए हैं और जिनको बेघर किया गया है। किसानों के नाम पर जो आंदोलन कर रहे हैं, आप उन सब आड़तियों के साथ खड़े हैं जो महिलाओं का बलात्कार करते हैं और जहां पर लोगों को जला दिया जाता है आंदोलन की आड़ में। अगर आप झारखंड की बात करते हैं तो ये वो लोग हैं जिन्होंने आदिवासियों को वैक्सीन तक नहीं लगाई है। अगर आप बात करते हैं ट्विटर जैसी कंपनियों की, तो ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने देश का नियम और कानून मानने से इनकार कर। एक व्यक्ति जिसने कथित तौर पर आईएएस अधिकारी होने का नाटक किया और कोलकाता में हजारों लोगों के टीकाकरण की निगरानी की, उसे बुधवार को तब गिरफ्तार कर लिया गया जब तृणमूल कांग्रेस की सांसद और अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती ने खुलासा किया कि वह टीकाकरण शिविर नकली था और टीकाकरण केंद्र में टीका लगाया जा रहा था। और इसके बाद जब मिमी चक्रवर्ती को कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस से इसकी शिकायत की। दक्षिण कोलकाता में गिरफ्तार शख्स देवजन देव द्वारा आयोजित टीकाकरण शिविर में अभिनेत्री से राजनेता बनी मिमी चक्रवर्ती बतौर मुख्य अतिथि के रूप में गई थी और वो खुद भी टीका लगवाया था। चक्रवर्ती ने कहा कि उन्होंने लोगों को खुद को टीका लगाने के लिए प्रोत्साहित किया और वायरस के प्रसार को रोकने की मदद करने के लिए वैक्सीन लगवाई। रिपोर्ट में कहा गया है कि शिविर में लगभग 250 लोगों को टीका लगाया गया था। टीका लगवाने के बाद जब मिमी चक्रवर्ती को कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस से इसकी शिकायत की। दक्षिण कोलकाता में गिरफ्तार शख्स देवजन देव द्वारा आयोजित टीकाकरण शिविर में अभिनेत्री से राजनेता बनी चक्रवर्ती बतौर मुख्य अतिथि के रूप में गई थी। यूपी में पूर्व मंत्री के भतीजे और पूर्व एमएलसी के बेटे सुरजीत सिंह यादव के राइफल का नोक पर भय दिखाकर रंगदारी करते वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक मामला एटा के अलीगंज थाना क्षेत्र का टपुआ गांव का है, जहां पूर्व दुग्ध मंत्री अवधपाल सिंह यादव के भतीजे चंद्र प्रताप सिंह यादव के बेटे की खुली दबंगई सामने आई है। वीडियो में दबंग सुरजीत सिंह यादव गरीबों को राइफल का भय दिखा रहा और अवैध वसूली जबरन ब्याज के वसूलते दिखा रहा है। सत्ता के ऊंचे रसूख के चलते दबंग सुरजीत सिंह यादव पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
यूपी के फिरोजाबाद के थाना उत्तर के सुभाष तिराहे मार्केट में पुलिस और व्यापारियों में जमकर मारपीट हुई। दरअसल कोरोना नाइट कर्फ्यू का पालन कराने को लेकर पुलिस बाजार बंद करा रही थी और घटना को लेकर व्यापारियों ने जमकर हंगामा किया और पुलिस खिलाफ नारेबाजी भी की। जानकारी के थाना पुलिस की कुछ पुलिसकर्मी कोविड नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के बाजार बंद कराने गए थे और इसी दौरान शुभम गुप्ता नाम का एक दुकानदार पुलिस को पकड़ लिया और फिर क्या था, पुलिसकर्मियों ने चालान जुर्माना करने की बजाय मारपीट कर दी। पुलिसकर्मियों ने व्यापारी शुभम को पकड़कर घसीटा और जमकर मारपीट की, जिसके विरोध में व्यापारी एकजुट हो गए और पुलिस के खिलाफ लामबंद होकर पुलिस और व्यापारियों में बीच में सड़क पर खींचतान हंगामा हुआ। पुलिस और व्यापारियों का ड्रामा करीब आधे घंटे तक यह ड्रामा चला और पुलिस फोर्स के साथ आला अफसर जब मौके पर पहुंचे तो बढ़ता हंगामे को लेकर पुलिस ने व्यापारियों को छोड़ दिया, लेकिन घटना को लेकर व्यापारियों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश बना हुआ है। मार रहे लाइन का काम करता है वो करा भाई साहब हम जा रहे, लेकिन ये मारा मार लगे दुकानदार सब एक है, ये किसी भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये पुलिस वाले ये कहाँ क्यों मार रहे थे? ये बस दुकान 9 बज गए तो हम बढ़ा रहे हैं भाई, जबकि इनको चालान कर लेना चाहिए। चालान करना चाहिए, मार के चलेंगे ये सब मारा पीट के बहुत मारा है उसको। क्या लोग क्या नाम है जिसको मारा है? ये दीपक नान वाला है, इसका रेस्टोरेंट है, उसको बहुत मारा है बहुत। सिपाहियों का क्या नाम है? सिपाहियों का नाम मैं अभी पता करके बताता हूँ, लेकिन ये मामला ऐसे शांत होने वाला नहीं है, बहुत मारा है उसको। और सब व्यापारी अपनी दुकान बढ़ा के उसको मार रहे थे, वो 2 सिपाही आके बहुत मारा है उसको। क्यों मार रहे थे? क्या फालतू में वो केवल अपने घर पे जा रहा था, अपनी गाड़ी उठा के मार रहे थे व्यापारी को। उसने बहुत मारा उन्होंने 2 सिपाहियों ने। उसका क्या नाम था व्यापारी का? इसका नाम वो संगम सरदीनान है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली कोतवाली क्षेत्र के पंजाबी कॉलोनी श्यामपुरी में धर्म परिवर्तन का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें आरोप है कि एक मुस्लिम युवक ने अपना नाम बदलकर एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 युवती को अपना शिकार बनाया। और इस मामले का खुलासा तब हुआ जब सूचना पर हिंदू संगठन के लोग आरोपी के घर पुलिस को लेकर जा धमके। घर से पुलिस ने एक युवती अंजलि को बरामद किया, जबकि आरोपी वसीम उर्फ मोनू को जम्मू कश्मीर रहकर कपड़े का काम करना बताया जा रहा है। और बरामद युवती अंजलि जो कि हमीरपुर की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक हमीरपुर जनपद में आरोपी वसीम के विरुद्ध बहला फुसलाकर युवती को भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज किया गया। घटना के उजागर होने के बाद पुलिस ने जहां हमीरपुर पुलिस को सूचित कर दिया है, तो वहीं इस मामले को लेकर थाना में हिंदू संगठन के लोग ने इकट्ठा होकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। बता दें कि मामले में चौंका देने वाली बात यह है कि वसीम ने अंजलि उर्फ अंजुम के धर्म परिवर्तन निवास प्रमाण पत्र पर निकाहनामा भी बनवा रखा था और अब वह अंजुम का आधार कार्ड बनवाने जा रहा था, वही जिससे पहले उसका यह पूरा भंडाफोड़ हो गया। मोनू पुत्र यासीन, जिसका दूसरा नाम वसीम है, वो एक लड़की से शादी करके लाया है। वो मेरे घर पर उसके कागज बनवाने के लिए लेटर पैड पे लिखवाने लाया था कि ये लड़की यहाँ पर निवासी है। जब मुझे इस मामले में ज्ञात हुआ तो मैंने उससे पुराना आधार कार्ड मांगा। उसकी माताजी हमारे घर से वो लिखवा के ले जा चुकी थी। मैंने कहा मुझे पुराना आधार कार्ड, वो कहने लगा हम घर से भेज देंगे। कई बार फ़ोन करने के बाद मुझे आधार कार्ड नहीं मिला। जब मेरे द्वारा आज ज़्यादा दबाव बनाया गया तो उन्होंने मुझे किसी से पता लगा ये लड़की हिंदू संप्रदाय से संबंध रखती है। पूर्व में भी ये लड़का 2 हिंदू लड़कियाँ भगा के ला चुका है और उनसे उनका धर्मांतर करवाने की कोशिश करता है। मैंने उसके तुरंत बाद बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष दिग्विजय जी को फ़ोन करा और फिर कोतवाल साहब से बात हुई, जिससे हमने लड़की बरामद कर ली। लड़की का नाम जो असली है वो अंजलि है और वो झांसी क्षेत्र की रहने वाली है, झांसी जिले की अंजलि परहार। लड़की जो है इस टाइम खतौली थाने में है। लड़की को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से डरा धमकाकर अपने फेवर में फिलहाल बुलवाया जा रहा है। बाकी अब जो पुलिस कार्रवाई करेगी। क्या लग रहा है? लड़का है, मोनू नाम रखा हुआ है अपना, और ये झांसी साइड से अंजलि नाम की लड़की को भगा के लाया है। उसी मैटर में हमें पता चला कि ऐसे ऐसे वही मोमडन के यहाँ हिंदू लड़की आई है। जैसे ही हमें पता चला तो हम अपनी बहनों को लेकर पहुँचे घर और लड़की से बात की। किस तरह की कार्रवाई इस मामले में होनी चाहिए? किस तरह की जो करते हैं जिस तरह हो रहे हैं, क्या चाहते हैं? हाँ जी, लव जिहाद का मैटर है। लड़की हम किसी कीमत पे नहीं देंगे। हिंदू लड़की है, लड़की हमें ही मिलनी चाहिए। और ये तीसरी लड़की भगा के ले गया, पहले से एक पूरे से भगा के ले गया। और ये लड़का क्रिमिनल है,
अब तक क्या मामला निकल कर आ रहा है, क्या लगता है इसमें? लव जिहाद का लगता है। इसने ये हिंदू ही लड़कियों को टारगेट बनाता है। जैसे आपकी बातचीत हुई होगी तो उसमें क्या कुछ समझ में आया कि क्या इनका जिस तरह से रैकेट चल रहा है 4-5 लोगों का ये गिरोह बताया जा रहा है? हाँ जी, ये है। मुंबई के दहिसर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो पहले कार्ड क्लोनिंग करता था और उसके बाद लोगों के एटीएम को लेकर के छेड़खानी करता था। तो मुंबई से ये बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी के पास से लैपटॉप भी बरामद किए गए हैं, तमाम सारे एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। फर्जी एटीएम क्लोनिंग कंपनी का खुलासा ये पुलिस ने किया है। दहिसर पुलिस द्वारा ये बड़ा खुलासा किया गया है, पर्दाफाश किया, जो कि पहले कार्ड क्लोनिंग कर एटीएम से पर्स निकालते थे और फिर उस पैसे को अपने साथी कंपनी मैनेजर के पास भेजते थे। इस मामले में दहिसर पुलिस ने 3 साथी एटीएम क्लोनर को गिरफ्तार किया, जबकि 2 की तलाश जारी है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह गिरोह होटल मैनेजर और मैकेनिकल इंजीनियर के अलावा कलकत्ता में कंपनी का मैनेजर चला रहा था। गिरफ्तार आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में एटीएम कार्ड, क्लोनिंग मशीन, लैपटॉप सहित कई चीजें बरामद हुई हैं। अगर आप एटीएम से पैसे विड्रॉल करते हैं, अगर सावधानी नहीं रखते तो जाहिर तौर पे आपके साथ भी यह घटना हो सकती है। इसके लिए आपको लिहाजन ये खबर बहुत जरूरी देखना होगा। मुंबई के दहिसर पुलिस ने कार्ड क्लोनिंग कर आपके एटीएम से पैसे निकालने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है, जिनके साथ 2 और अन्य साथी हैं। किस तरह से उस कार्ड के द्वारा क्लोनिंग कर उससे पैसे निकालते थे और मुंबई सहित किन किन राज्यों में पैसे निकालते थे और किस तरह से पूरे मोडस के अपनाते थे, इसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ तमाम दहिसर पुलिस स्टेशन के अधिकारी है। सबसे पहले आपको बता दें कि ये सिस्टम कैसे काम करता था, उसकी जानकारी के लिए अधिकारी बताएंगे कि कैसे सिस्टम का बरामद किए हुए डाटा का वाया लैपटॉप वो कार्ड डिलीट करना और दूसरे कार्ड में अपलोड करना। तीसरा आदमी करता था कि वो कार्ड जाके उनके रजिस्टर्ड कंपनी के रजिस्टर्ड मशीन पे स्वैप करना और वो पैसा मशीन रजिस्टर है कलकत्ता के कंपनी में, कलकत्ता में कंपनी है और मशीन मुंबई में है। अकाउंट खोला है फर्जी अकाउंट नासिक में है, उसका पैसा इनकैश करते हैं मुंबई में और फिर जो सिस्टम में लोग हैं फिर उनमें वो इनकैश करके बंटवारा किया जाता है। यानी कि मुंबई से कलेक्शन होता था, कलकत्ता जाता था, उसके बाद वहां से डिस्ट्रीब्यूशन होकर फिर मुंबई उनके निजी अकाउंट में आता था। एकदम बराबर है। निजी अकाउंट में पैसा आने के बाद जो फर्जी है नासिक में, वो अकाउंट का पैसा वो मुंबई में निकालते थे। पैसा जिनको गिरफ्तार किया उनका बैकग्राउंड क्या है और मुंबई सहित किन किन इलाकों में इस तरह के मॉडल्स को अपनाया उन्होंने? उनका बैकग्राउंड एक होटल मैनेजर है, एक मैकेनिकल इंजीनियर है और एक दूसरा उसका खाजी बिजनेस चलता था। ये आखिर एटीएम क्लोनिंग का काम ये लोग कब से कर रहे हैं? अभी फिलहाल तो 3रे महीने से हमने डाटा कलेक्ट किया है, उसके पहले भी वो कर सकते हैं या फिर हम उनकी जांच चालू है अभी। 3रे महीने से तो अपने को पता चल रहा है कि 5 महीने से वो कर रहे हैं। सर जानकारी चाहेंगे कि जो रिकवरी हुई, कितनी रिकवरी होगी, कहाँ से ये आरोपी पकड़े गए? रिकवरी जो हुई है 40 क्लोन कार्ड मिले, उसमें से कुछ कार्ड से हमें मालूम पड़ा है कि 6.5 लाख का उन्होंने झोल किया है। बाकी का कार्ड का हमें सब इन्वेस्टिगेशन बाकी है, तो कितना अमाउंट का चोरी उन्होंने किया है वो इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ेगा। किन किन एटीएम से पैसे निकालते थे, ये एटीएम को टारगेट कैसे बनाते थे और अपने आप को छुपाते कैसे थे, वो जानकारी दी। बिल्कुल एक ही बंदा इनकैश करने का काम करता है, वो पी कैप बन के जाता है। उसका कोई भी सीसीटीवी में अभी तक फेस लेके दिखाई दिया है। हमारे लिए एक चैलेंज है वो, लेकिन वो हमारे रडार पे आया है। हम जल्द ही उसको गिरफ्तार करने वाले हैं। तो ज्यादातर पूरा जो ऑपरेशन है पी कैप की आड़ में किया जा रहा था, जिससे उसकी पहचान न हो। उसके बाद जो है ये पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया था। फिलहाल 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 3 लोगों के पास से ये लैपटॉप और तमाम सामान बरामद की गई है, जिसकी वजह से मुंबई सहित मुंबई के अलग अलग राज्यों से पैसे निकाले जाते थे। हालांकि यह पैसा कलकत्ता भेजा जाता था, उसके बाद वापस मुंबई उनके जो फर्जी अकाउंट बनाए गए थे उसमें आते थे। लेकिन अब देखने वाली बात यह हो कि इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद क्या मुंबई पुलिस और लोगों की गिरफ्तारी करती है नहीं। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं सत्यप्रकाश सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। यूपी के चंदौली में अलीनगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान कुरहना मडई के पास से 5 मोटरसाइकिल बरामद की है और 5 चोरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से 12 चोरी के मोबाइल भी मिले हैं। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कई स्थानों से मोटरसाइकिलों की चोरी किया करते थे और इसके साथ ही साथ
मोबाइल भी चोरी कर लिया करते थे। बरामद मोटरसाइकिलों और मोबाइलों को बेचने के लिए जा रहे थे, तभी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली में वाहन चोरी पर अंकुश लगाए जाने हेतु और वाहनों की बरामदगी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत थाना अलीनगर और थाना मुगल सराय की पुलिस द्वारा आज 5 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है और इन 5 से 5 मोटरसाइकिलें और 12 मोबाइल बरामद हुई है। पुनः पूछताछ पर 2 मोटरसाइकिलें और बरामद हुई। इस प्रकार कुल 7 मोटरसाइकिल और 12 मोबाइल बरामद हुए हैं। इनमें से संजय खरवार मिर्जापुर के रहने वाला है और शेष रोशन त्रिपाठी, विशाल सिंह, गोविंद पासवान और राम प्रकाश चौहान चंदौली जनपद के ही रहने वाले हैं। पूछताछ से भी पता चला कि वे अपने खर्चे की पूर्ति के लिए चोरी किया करते थे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के संगम घाट पर ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन श्रद्धालुओं ने पूजा और स्नान किया। श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्होंने घर परिवार सभी के लिए कामना की है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आज के दिन स्नान करना चाहिए और दान देने से भी पुण्य मिलता है। देश की समृद्धि के लिए और अपने कुल परिवार की वृद्धि के लिए और अपने रोजी रोजगार के बढ़ोतरी के लिए गंगा माँ से प्रार्थना किया। मातेश्वरी सबको रोग से मृत्यु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे रोग मास का दुख भाग भेद, किसी को दुख दरिद्रता न हो, सबसे लोग संतुष्ट रहे, अपने सन्मार्ग पर चलें, देश की उन्नति हो, अपनी उन्नति हो, बस यही कामना है। आज पूर्णिमा जी है, पूर्णिमा तिथि है, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा। यहाँ से ज्येष्ठ खत्म होता है, आषाढ़ लग जाएगा, वर्षा ऋतु का आगमन हो रहा है। सब लोग अच्छे से समृद्धि से रहे, कायदे से, यही हमारी और देश की शुभकामना है। हम गंगा स्नान करने आए हैं और काफ़ी कम से कम 30-40 वर्ष से गंगा स्नान कर रहे हैं और इसलिए इस समय तो इसलिए आए हैं विशेष रूप से कि यह जो कोरोना है इसको समाप्त हो जाए। गंगा जी से प्रार्थना करेंगे कि हे गंगा माँ, आप सारे ये महामारी को दूर करें और सारे संसार का कल्याण। हम लोग पूर्णिमा नहाने आए, गंगा जी नहाने आए हैं। घर परिवार के मतलब कि सुख समृद्धि के लिए और कोरोना को समाप्त करने के लिए हम लोग गंगा जी नहाने आए हैं। जो बहुत करीब 10 सालों से स्नान करने आ रहे हैं गंगा जी। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां शासन के निर्देश पर गाजीपुर की कोतवाली पुलिस ने मऊ के बसपा विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी के ऊपर फिर कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के आदेश पर क्षेत्राधिकारी सदर और राजस्व विभाग की टीम ने थाना कोतवाली गाजीपुर थाना क्षेत्र में सैयदवाड़ा मोहल्ले पहुंचकर विधायक मुख्तार अंसारी के ससुराल में उसकी पत्नी अफशा अंसारी और उनके सालों पर सरजी रजा और अनवर रजा पुत्रगढ़ जमशेद रजा के नाम से ऑडी कार कुर्क कर ली गई है और जिसकी कीमत पुलिस ने लगभग 31 लाख से ज्यादा बता रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।